नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से आ जाइए आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां पर हम करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट पेपर। आपका जो WB सेट का है, WB सेट के पेपर के लिए हम कर रहे हैं WB सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ताल्लुक रखते हैं। तो आप सभी के इस एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप सभी को यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, और सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें। और हमारी सभी कक्षा और परीक्षा संबंधी सूचनाओं के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको सभी क्लासेस और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनकी जानकारी आप सभी को मिलती रहेगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपकी जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे आपके इंपॉर्टेंट सेशंस रहते हैं आपके यूट्यूब पर। और ऐप के आपके जो फ्री सेशन है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को शाम 7 बजे ऐप पर आपके फ्री सेशंस जो है होते हैं। तो सभी जो है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से आने वाले यूजीसी नेट जीआरएफ, उसके अलावा जो भी आपके सेट के एग्जाम है, जैसे आप देख रहे हैं WB सेट का आपका कल एग्जाम है, 17 को मोस्टली आपका एग्जाम है। उसके बाद में आप देखेंगे केरला सेट है, आपका कर्नाटका सेट है, आपका जम्मू कश्मीर सेट है, जेके सेट है। तो अलग अलग जो भी आपके गुजरात सेट, महाराष्ट्र सेट, किसी भी सेट की आप परीक्षा दीजिए, और उसमें आपका जो सिलेबस रहता है वो नेट वाला ही सिलेबस रहता है। अगर आप पूरी तरीके से नेट की तैयारी करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ज्यादा क्या कहेंगे, हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती रहे, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, पेपर 1 और 2 दोनों को लेकर के। और आप हमारे पेड सेशन से, जो कि आपका फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू हो रहा है, आप देख पाएंगे कि 15 दिसंबर जो आज आपका लॉन्च हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग आप सारे क्लासेस जो है इंपॉर्टेंटली आगे ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के सेशन से। उसके लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है जो आने वाली क्लासेस में आपके कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, क्या आपकी अगले प्लान के लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इन सभी जानकारियों के लिए आप टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपका फाउंडेशन बैच जो है वो आप देख पा रहे हैं, जो आप सभी का 18 से ऐप पे लॉन्च हो रहा है। स्टार्टिंग से क्लासेस जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, यूनिट 1 से जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं नेट की प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ पर हमारे साथ इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आप सभी के समक्ष स्क्रीन पर। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करेंगे सभी। गुड, बताइए बताइए, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपको मिलान का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर तो आपकी पुस्तक दी गई है, इधर आपके लेखक है। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, स्नेही को मार्ग, अखत कहानी, प्रेम की कहानी, नई कहानी, कामायनी एक पुनर्विचार। तो अगर इसमें से और भी मोस्टली अगर आपने नहीं भी पढ़ी हो तो कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध जी की रचना तो आपको जरूर याद होनी चाहिए। ये आलोचनात्मक पुस्तकों में आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी में आपको जो है वो 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप मिलान के क्वेश्चन जो है अपने सही कर सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, मैनेजर पांडे की आप बात करेंगे इसमें। स्नेह को मार्ग जो है इमरे बंगा। ठीक है, अकत कहानी, प्रेम कहानी, नई कहानी का जो स्वरूप है नामवर सिंह जी। ठीक है, और आपके पुनर्विचार मुक्तिबोध जी की रचना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर उपन्यास दिए गए हैं, वर्णित कथा स्थल। ठीक है, इस उपन्यास में जो कथा स्थल है, जैसे आप देखेंगे हाल ही में जो आपका जो अटेम्प्ट हुआ है दिसंबर का, तो विषय वस्तु आधारित ज्यादा पूछा है। हालांकि आप देखेंगे जो भी सेट के एग्जाम्स होते हैं वो नेट की बजाय थोड़े इजी आते हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल का लेवल रहता है, उसमें ज्यादा गहनता, ऊपरी क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। तो आप अगर यहाँ पर डीपली क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सही हो जाएंगे। गोदान, मैलांचल, राग दरबारी, मानस का हंस, इनमें चित्रित जो कथा स्थल हैं उन स्थलों से इसे मिलान करना है। बताइए।
गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे आप जब आप मिलान करेंगे वेरी इंपॉर्टेंटली, तो आप सभी गोदान के गांव से तो ज्यादा परिचित होंगे। जैसे इस बार सेमरी और जो आपका बेलारी इनके बीच की दूरी जो है वो पूछ ली गई थी नेट में। तो उसी तरीके से आप जब यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे गोदान में बेलारी आ जाएगा, मैला अंचल में आपका मैरीगंज आ जाएगा, राग दरबारी में आपका शिवपालगंज आ जाएगा और मानस का हंस में चित्रकूट आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि इधर नाटक है और इधर पात्र है। अंजू दीदी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और एक और द्रोणाचार्य, किसमें कौन से नाटक जो है, नाटक में कौन से नाटक में कौन से पात्र आए हैं, उस आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। बताइए। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे अंजू दीदी नाटक की जब हम बात करें और चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त नाटक की बात करें, तो वेरी इंपॉर्टेंटली कि अंजू दीदी जो है वो अंजू दीदी की जो बहू होती है, एक तरह से उसके रूप में पात्र इनका आया है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में आप देखें तो चंद्रगुप्त में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चंद्रगुप्त में आपको देखने को मिल जाएंगी जो लीला है, और स्कंदगुप्त में जयमाला जो देवसेना की भाभी होती है, एक और द्रोणाचार्य में राजकुमार। अगला प्रश्न है कि इधर निबंधकार है और इधर निबंध दिए गए। प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूरण सिंह, विद्यानिवास मिश्र। सच्ची वीरता, तुम चंदन हम पानी, कुटज और मनोयोग। कौन सा निबंध जो है उसके रचनाकार से उसे सुमेलित आपको करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, जब सुमेलित वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें 4-4 क्वेश्चन एक साथ याद होते हैं आपको। और इस तरह के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाए, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि मनोयोग निबंध जो है वो किसका है, तो इस तरह से आपके एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और सरदार पूरण सिंह जी के अनुरूप जब यहाँ पर हम प्रश्नों का स्वरूप देखते हैं तो प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है मनोयोग, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है कुटज और सरदार पूरण सिंह जी का है सच्ची वीरता। विद्यानिवास जी का है तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। इधर रचना है और इधर रचनाकार है। अकाल में सारस, वन पाखी सुनो, ठंडा लोहा, बची हुई पृथ्वी। नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, लीलाधर जगुड़ी और केदारनाथ सिंह। तो सभी बड़े ध्यान से आपको आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर आप देखेंगे जो सही आंसर आप सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अकाल में सारस जो है वो केदारनाथ सिंह जी की रचना है। उसके अलावा वन पाखी सुनो जो है वो नरेश मेहता की रचना है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की रचना है। बची हुई पृथ्वी लीलाधर जगुड़ी की रचना है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। रेखा चित्रों के मुख्य पात्र है, इधर सहयोगी पात्र है। सरजू भैया, मंगर, रजिया और देव, ठीक है। हसन, कुनकुन, गंगोभाई और झकोलिया, ठीक है। रेखा चित्र में जो मुख्य पात्र है और उनके साथ में सहयोगी पात्र के रूप में जिनका नाम आया है उनको आपको सुमेलित करना है। बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी आंसर करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आप सभी लोग आंसर करें। तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं रेखा चित्र के जो मुख्य पात्र आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके माटी की मूर्ति के अनुरूप, तो यहाँ पर आप देखेंगे सरयू भैया जो है इसके साथ गंगो भाई, मंगर के साथ में जो है वो झकोलिया, रजिया के साथ में हसन और देव के साथ कुनकुन। अगला प्रश्न है
प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा के रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, पहले से बाद के क्रम में। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबही नचावत राम गुसाई और सामर्थ्य और सीमा। बताइए ABCDE में क्या क्रम निर्धारित होगा? तो यहां पर आप देखेंगे प्रथम प्रकाशन वर्ष की अकॉर्डिंग, तो प्रथम प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग आपका क्रम जो है वो क्या हो जाएगा भाई, ऐसे का ऐसे ही। भूले बिसरे चित्र से फिर चित्रलेखा, ठीक है, 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है, सही क्रम में ये स्वयं दिया गया है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। मेरी पत्नी और भेड़िया, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द, झोपड़ी से राजभवन और दोहरा अभिशाप। वेरी गुड, सभी आंसर करते रहें और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आप ही का सेशन है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे मेरी पत्नी और भेड़िया का जो स्वरूप आप इसके अंतर्गत आएगा, तो दोहरा अभिशाप की जब आप बात करेंगे तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा, ये दलित आत्मकथाओं के स्वरूप में। फिर झोपड़ी से राजभवन तक आ जाएगा, उसके बाद में मेरी पत्नी और भेड़िया आ जाएगा, उसके बाद में आप देखेंगे मुर्दहिया और फिर शिकंजे का दर्द। बीन भी हूं मैं में गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए। ठीक है, स्मित की चांदनी भी हूं, कूलहीन प्रवाहिनी भी, सुनहली दामिनी भी, अखंड सुहागिनी भी, तुम्हारी रागनी भी। तो इसमें से कौन कौन से बीन भी हूं मैं, रागनी भी तुम्हारी जो कविता है उसमें कौन कौन से जो शब्दांश हैं ये प्रयोग किए गए हैं, कौन कौन से जो वाक्यांश हैं ये प्रयुक्त किए गए हैं, उस आधार पर आपको आंसर करना है। बताइए। यहाँ पर जब आप देखेंगे बीन भी हूं मैं में, इस गीत में महादेवी वर्मा ने जो वाक्यांश इसमें प्रयुक्त किए हैं कविता के अंतर्गत, तो वो आप देखेंगे कि जिस क्रम से, ठीक है, उनको बाद, पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहला जो क्रम इसके अंतर्गत आया है कि बीन भी हूं मैं रागिनी भी तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी रागिनी भी, तो ये सब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कूल भी हूं मैं और कूलहीन प्रवाहिनी भी, तो ये कूलहीन प्रवाही वाला स्वरूप दूसरे नंबर पे, ठीक है। और अखंड सुहागिनी वाला जो स्वरूप है वो तीसरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद में सुनहली दामिनी भी हूं, ठीक है, और उसके बाद में स्मित की चांदनी भी हूं, तो ये क्रम आपका पहले से बाद के क्रम में आ जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, जिंदगी नामा, गोदान, राग दरबारी और तमस। आने वाले जो सेशन है उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में ही जो आपके केरला सेट है, कर्नाटका सेट है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चंस आप देखेंगे। जो भी आपके सेट के एग्जाम्स होंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और आपका जो नेट वगैरह में सभी में हिंदी के क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पर कर रहे हैं, या आप हिंदी से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा दीजिए, उसमें आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। ठीक है, आपकी जो क्लासेस है इसका टाइमिंग नोट कर लीजिए आप सभी ने, अगर आप परिचित नहीं है तो मंडे टू फ्राइडे जो है रात 8 बजे आप सभी का सेशन रहता है। ठीक है, रात 8 बजे जो है वो आपके यूट्यूब पर लाइव क्लासेस होती हैं। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपका ऐप पर सेशन रहते हैं। ठीक है, ऐप पे फ्री सेशन शाम 7 बजे।
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सही अनुक्रम होगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा इसमें गोदान, फिर बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ये स्वरूप आ जाएगा। उसके बाद में आपका राग दरबारी आ जाएगा, ठीक है। राग दरबारी के बाद में तमस आ जाएगा, तमस के बाद में जिंदगी नामा। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। चंपा द्वारा दीपक जलाना, दीप स्तंभ का महोत्सव, चंपा द्वारा जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से संबंध, रज्जू का काटना, रज्जू मतलब रस्सी का काटना। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सही अनुक्रम आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले रस्सी काटी गई, ठीक है, जो पोत में थे उसमें सवार थे और वो रस्सी जो है वो उसमें काट दी गई। उसके बाद में उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद में दीपक का जलाना वाला स्वरूप आता है। उसके बाद में आपका नौका विहार का रूप आता है और महोत्सव जो है वो आकाशदीप और या दीप महोत्सव सबसे लास्ट में आता है। स्कंदगुप्त नाटक में प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है, अधिकार सुख कितना मादक सारहीन है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय धर्म है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, पुरुष है कौतूहल और प्रश्न, स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान। WB सेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा जो क्रम है स्कंदगुप्त के अनुरूप जो है वो सही होगा। तो अधिकार सुख कितना मादक है, यहाँ से जो है बात शुरू होती है इस नाटक के अंतर्गत। उसके बाद में आप देखेंगे तो ये राष्ट्रनीति वाला ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में आप और आगे बढ़ेंगे 1 2 3 और फिर ए जो है वो 4 नंबर पे आ जाएगा और ये आपका 5 नंबर। अगला प्रश्न, निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। गडरिये का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला और प्रेम मजदूरी, ठीक है। ये जो उपशीर्षक इसके अंतर्गत आए हैं तो कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया? हम्म चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे निबंध मजदूरी और प्रेम के जो उपशीर्षक है उसमें पहले से बाद के क्रम में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हल चलाने वाले का स्वरूप आ जाएगा, हल चलाने वाले का जीवन, फिर गडरिये के जीवन का वर्णन किया गया है। उसके बाद में आप देखेंगे मजदूर की मजदूरी आई है, उसके बाद में आप प्रेम मजदूरी पर पहुंचेंगे और फिर मजदूरी और कला। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद में पहले से बाद के क्रम में निम्नलिखित अध्यायों को आपको लगाना है। देवताओं के अंचल में, एलूरा, किरणों की खोज में, परशुराम से तुरखम और मौत की घाटी। चलिए बताइए।
आगे आज के इसमें गद्यांश वाले क्वेश्चंस भी जो हैं वो मैंने इसके अंतर्गत इंक्लूड किए हैं, आपको आगे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे परशुराम से तुर्खम से ये बात जो है वो शुरू होती है। उसके बाद में किरणों की खोज में, और किरणों की खोज से देवताओं के अंचल में, देवताओं के अंचल से मौत की घाटी में, और फिर एल्लोरा की गुफाएं। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। 8 है वैसे उसमें। नीचे दिए गए कथन है कि जिस भाषा में के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। किसी राष्ट्रभाषा में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती है। जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके आधार पर आंसर करना है। आप में से जो भी स्टूडेंट WB सेट का 2023 का एग्जाम दे रहे हैं और उनमें से आप फिर हम एनालिसिस सेशन रखेंगे, तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है कि अपना जैसे ही आप पेपर दे करके आए और पेपर की का PDF बना करके फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ताकि मैं उसका आपको एनालिसिस करा दूंगी। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो हम उस सेशन की आंसर की वगैरह का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके नोन में दे रहा हो, आप लोग दे रहे हो कोई भी, तो बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखें कथन 1 और कथन 2 जो है वो दोनों सत्य के स्वरूप में आप सभी के समक्ष आए कि भाई अधिकांश जनता जिसमें विचार विनिमय करेगी वही राष्ट्रभाषा के स्वरूप में हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र में जो भाषाएं स्वरूप होंगी राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु संपूर्ण देश की परंपराओं को जो धारण करने में सक्षम होती है वही राष्ट्रभाषा होती है। अगला प्रश्न है कथन 1 है साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य, आजकल की नई रंगत की वेदना, लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। कथन 2 है कि प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय में और भी उदारता और प्रसार हो जाता है। वियोग की दिशा में भी लक्ष्मण की गौरव की भावनाओं को वो संभाले रखती है। ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या होगा इसके अंतर्गत सही आंसर। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही कथन जो है वो साकेत के संदर्भ में बिल्कुल सही कहे गए हैं। ठीक है, वियोग वर्णन है लेकिन फिर भी लक्ष्मण की जो गौरव की बात है वो उर्मिला ने बना रखी है इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है दाय और विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। तो इलियट ने कहा कि परंपरा का व्यापक अर्थवत्ता, परंपरा का जो इनका सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ समीकरण और परंपरा का सिद्धांत, तो आप क्या कह रहे हैं कि कथन 2 में परंपरा कोई मृत अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। तो इन कथनों में से कौन सा सही होगा कौन सा गलत, ये बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो कथन दिए गए हैं आपको, तो इसमें पहला और दूसरा जो दोनों कथन है वो एकदम सही है। इलियट ने परंपरा के संदर्भ में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल इसमें सत्य दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है हिंदी नवजागरण से संबंधित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो योगदान है, मूल्यांकन जो इसके अंतर्गत दिया गया है कि उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप को प्रकाशित करने और गैर कानूनी पत्र नहीं लिख रहे थे। दूसरा, सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्माण करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे।
ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी कराए थे मैंने। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो आपको है लास्ट सेशन काफी समय उसमें नेट वाले में भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप WB सेट के अकॉर्डिंग जरूर तैयार कर लीजिए। हम्म आगे गद्यांश वाले क्वेश्चन भी है, जिसमें गद्य आपको मैं एक बार पढ़ा दूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। चलिए, वेरी गुड। तो हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए हम क्या देखते हैं कि किसी क्रांतिकारी पार्टी के को की गुप्त स्वरूप में यहाँ पर हमें जब देखने को मिलता है, तो कि भाई हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बिल्कुल स्वरूप है कि उसमें गैर कानूनी पत्र जो है वो प्रकाशित नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सही है। और हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे, तो बिल्कुल ये रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय, ठीक है, रचना प्रकाशन की बात करें तो उसमें मालिक का दबाव जो है वो उसके अंतर्गत आता ही नहीं था, तो ये सही है और ये आपका गलत है, बी। दो कथन है, अभिकथन है कि प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक है परंतु विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण है कि गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम शक्तिशाली परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, लेकिन वो इसे बनाए रखना चाहते हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये आंसर करना है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न के अंतर्गत कि बिल्कुल प्रेमचंद जी जो है स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु विवाह बनाए रखने चाहते थे, उसी अनुरूप में गोदान में जो चरित्र चित्रण उन्होंने किया है वो उसी के अनुरूप किया है। अगला प्रश्न है, कथन है सिंदूर की होली नाटक के संदर्भ में, और दूसरा कथन, सिंदूर की होली नाटक की दुखान परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा तज्जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। जब आप लक्ष्मी नारायण जी के इस नाटक को पढ़ते हैं, समस्याजनक नाटकों के जनक के स्वरूप में, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य नाटक है से परे नाटक है, ठीक है, सामान्य और गंभीर गहनता से परे है। उसके पात्र सहज है, स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृत भूमि पर विचरण करते हुए हमें नजर आते हैं। क्या सही है क्या गलत है बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही कथन सिंदूर की होली के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चिट्ठों में 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम, 2 लॉर्ड मिंटो के खतों में, एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुल्लर साहब को और एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा। चलिए बताइए। तो 8 चिट्ठे आप सभी परिचित हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है निबंध के रूप में शिव शंभू के चिट्ठे, जिसमें बिल्कुल ये सही है कि भाई लॉर्ड कर्जन के नाम से 8 चिट्ठे आप सभी के सिलेबस में भी लगे हुए आप पढ़ते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है, और बाकी जो खत स्वरूप है वो इसमें आते हैं। तो अब आपका ये अनुच्छेद है जो मैं आप सभी को यहाँ पे गद्यांश जो है आपका अनुच्छेद उससे संबंधित प्रश्न करूंगी, सुनिएगा। हम सब की मिली जुली जिंदगी में कला के रूपों का खजाना हर तरह बेहिसाब बिखरा चला गया है। सुंदरता का अवतार हमारे सामने पलछिन होता जा रहा है। अब यह हम पर है, खास तौर से कवियों पर, कि हम अपने सामने चारों ओर की इस अनंत और अपार लीला को कितना अपने अंदर बुला सकते हैं। इसका सीधा साधा मतलब हुआ अपने चारों ओर तरफ की जो जिंदगी है उसमें दिलचस्पी लेना, उसको ठीक ठाक यानी वैज्ञानिक आधार पर समझना, अनुभूति और अपने अनुभव को इसी समझ और जानकारी से सुलझाकर स्पष्ट करके पुष्ट करके अपनी कला भावना को
जगाना, ये आधार इस युग के हर सच्चे ईमानदार कलाकार के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह अपनी कला चेतना को जगाना, उसकी मदद से जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को अपनी कला में सजीव से सजीव रूप देते जाना, इसी को मैं साधना समझता हूँ। ठीक है, इसी में मैं कलाकार का संघर्ष भी छिपा हुआ देखता हूँ। कला में भावनाओं को तराश खराश, चमक, तेजी और गर्मी सब उसी से पैदा होगी, उसी संघर्ष और साधना से जिसमें अंतर बाह्य दोनों का मेल है। कला के सौंदर्य और उससे मिलने वाले आनंद के शत्रु वे जहां और जिस भेष में होंगे, जो भी होंगे, परिस्थितियां, व्यक्ति या दल, हर ईमानदार कलाकार के शत्रु के स्वरूप में होगा। कला जीवन का सच्चा दर्पण है और आज के सभी देशों के जीवन में काया पलट तेजी के साथ आ रही है, क्योंकि आज किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि यह क्रांति का युग है। थके हुए पुराने कलाकारों की आहों को भी उससे चमक मिलती है। नयों की तो वह काव्य सामग्री ही है, क्योंकि वही उनके और उनके आगे की पीढ़ियों के लिए नए, उन्मुक्त, सुखी आदर्श जीवन की नींव डालने वाले हैं। ठीक है, तो कला और कलाकार और स्वरूप में अपनी अनुभूति और अनुभवों के आधार पर कला का विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसके आधार पर पहला प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद का केंद्रीय विषय क्या हो सकता है? कला के सामाजिक प्रभाव, कला की स्वायत्तता, कला और जीवन, कला की रचना प्रक्रिया। कला क्या है? कला से संदर्भित आपने ये अनुच्छेद पढ़ा, जिसमें आपको क्या लगता है कि ये किस आधार पर, ठीक है, कला ही साधना है, ठीक है, तो वो स्वरूप पर आपको आंसर करना है। 5 क्वेश्चन इस अनुच्छेद के, 5 अगले अनुच्छेद के। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इस अनुच्छेद का जो केंद्रीय विषय है वो है कला और जीवन। ठीक है, आने वाला जो जीवन है वो इसी पर टिका हुआ है, ऐसा संदर्भ आया है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार कलाकार के लिए क्या जरूरी नहीं है? जिंदगी में दिलचस्पी रखना, जिंदगी को वैज्ञानिक आधार पर समझना, सामाजिक क्रांति करना, कला भावना या कला चेतना को जगाना। क्या जरूरी नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। बताइए क्या जरूरी नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या जरूरी जो है वो कलाकार के लिए नहीं है, तो सामाजिक क्रांति का संदर्भ हमारे सामने आया है। ठीक है, दिलचस्पी रखना भी जरूरी है, वैज्ञानिक आधार समझना भी जरूरी है और कला चेतना को जगाना भी जरूरी है। अगला है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर ईमानदार कलाकार के शत्रु कौन है? दल, साधना, दायरा, व्यक्ति, संघर्ष, समर्पण, संघर्ष, साधना, त्याग, परिस्थितियां और व्यक्ति, दल। क्या जो है वो जो कलाकार के दुश्मन के स्वरूप में शत्रुवत व्यवहार करते हैं? शत्रु कौन है कलाकार के? सबके होते हैं ना शत्रु, वही शत्रु है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है ना, तो उसी स्वरूप में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर ईमानदार कलाकार के जो शत्रु यहाँ पर है वो है परिस्थितियां, व्यक्ति और दल। ठीक है, परिस्थितियां, व्यक्ति, दल। कला चेतना जागृत कर जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को सजीव रूप देना क्या कहलाएगा? लीला, आनंद, साधना और अनुभूति, क्या कहलाएगा? बताइए। तो कला चेतना जागृत कर जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को सजीव रूप देना जो है वो साधना कहलाएगा, ये इसमें साफ साफ लाइन आई थी। ठीक है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आज का युग किस प्रकार का है? संघर्ष है, दलगत राजनीति का है, क्रांति का है, उन्मुक्त जीवन शैली का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अनुच्छेद आधारित। ठीक है, कि आज के समय का जीवन जो है वो किस प्रकार का है, अनुच्छेद में आया है। ठीक है, तो उसके आधार पर बताना है कि किस प्रकार का है। हम्म
तो अनुच्छेद के आधार पर आप देखेंगे आज का जो युग है वो क्रांति का युग है, ठीक है। अपने अधिकारों के प्रति जो है वो क्रांति का स्वरूप दिखाई देता है। अनुच्छेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की सीमा क्या थी? वह मनुष्य की पीड़ाओं का नया समाधान न दे सका, सामंती उत्पीड़न का विरोधी था, वह आम जनता को धर्म गुरुओं के विरुद्ध भड़काता था, सामाजिक भेदभाव पर चुप्पी ओढ़े रहता था, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की सीमा जो है वो क्या बताई गई है? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 31 क्वेश्चन करेंगे, 30 प्लस है, तो 31 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे आज के इस सेशन में। और आप सभी को सेशन को लाइक और शेयर करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसा कि आप सभी के सहयोग से और आप सभी के सदस्यता से हमने 1 लाख की जो सदस्यता है उसको पूर्ण कर लिया है। तो आप सभी का सहयोग इसी तरह अपेक्षित है, लगातार सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। तो उपयुक्त अनुच्छेद की जब आप बात करते हैं तो भक्ति काल आंदोलन की जो सीमा है कि मनुष्य की पीड़ाओं को नया समाधान नहीं दे सका, ठीक है। इसमें केवल उसे शरणागत बनाने का ही स्वरूप इसके अंतर्गत आया। अगला प्रश्न, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर भक्ति आंदोलन ने भाषाओं के प्रति क्या नीति रखी है? जनता की भाषाओं को हेय माना, अभिजन भाषाओं में साहित्य रचना को प्रोत्साहित किया, राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया, संस्कृत का महिमा मंडन किया। क्या किया? भक्ति आंदोलन ने भाषाओं के प्रति क्या नीति अपना कर रखी? तो भाषाओं के प्रति जो आपका ये अनुच्छेद भक्ति आंदोलन वाला है उसके आधार पर है, ठीक है। तो जिसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने का स्वरूप इसमें आता है। अनुच्छेद इसमें से स्लाइड ही नहीं आई। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन की जाति व्यवस्था को लेकर के क्या नीति? भक्ति आंदोलन के जो पृष्ठभूमि और उस पर आधारित प्रश्न है। भक्ति आंदोलन जाति व्यवस्था को ईश्वरजन्य मानता था, भक्ति आंदोलन जाति प्रथा का विरोध करता था, भक्ति आंदोलन मानता था कि ऊंची जातियों के लोग ईश्वर के प्रिय हैं, भक्ति आंदोलन मानता था कि भक्तों को जाति जैसे प्रश्नों पर विचार नहीं करना चाहिए। तो भक्ति आंदोलन को लेकर के किस तरह की जो जाति व्यवस्था को लेकर के क्या सोच थी, क्या नीति थी, वो उसका वर्णन आपको इन 4 ऑप्शन में से चयन करना है। जब आप भक्ति काल आंदोलन पढ़ते हैं वहां पर परिस्थितियां पढ़ते हैं, तत्कालीन समय की प्रवृत्तियां पढ़ते हैं, वहीं से ये क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी मान सकते हैं, ठीक है। भक्तिकालीन आंदोलन पर आधारित प्रश्न। हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे भक्तिकालीन आंदोलन के अनुरूप जाति व्यवस्था की क्या नीति थी। तो भक्ति आंदोलन जो है वो जाति प्रथा का विरोध करता था। भक्ति आंदोलन के स्वरूप में आप जो भी संत कवियों को पढ़ेंगे तत्कालीन समय पर, उन संत कवियों ने क्या किया भाई, जाति व्यवस्था का, बाह्य आडंबरों का इनका विरोध तत्कालीन समय पर देखने को मिलता है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर भक्तिकालीन जो आंदोलन है इसका केंद्रीय विश्वास क्या है? मनुष्य की सत्ता सर्वश्रेष्ठ है, जनता का धार्मिक विचारों के आधार पर विभाजित रहना उचित है, सामाजिक भेद भक्ति से दूर नहीं किए जा सकते, मनुष्य से ईश्वर का संबंध तभी हो सकता है जबकि वह सामाजिक रूप से श्रेष्ठ हो, ठीक है। इसी तरह के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लीजिए। अगर आप न्यू है तो मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे यूट्यूब पर आप देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस जो रहेंगी, नेट सेट जेआरएफ से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस, इन सभी बिंदुओं से संबंधित आपको यहाँ पर कंटेंट भी मिलेगा, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर जब आप देखते हैं मनुष्य की सत्ता जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर भक्ति आंदोलन जन आंदोलन बन सका, ठीक है। भक्ति आंदोलन में इतने सारे लोग कैसे जुड़े? जनता अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रही थी, जनता केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध थी, जनता खुद को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, जनता का बड़ा भाग विशेष रूप से छोटे व्यापारी, शिल्पी और किसान किसी ना किसी रूप में भक्ति से जुड़े हुए थे। तो इसमें से कौन सा स्वरूप जो है कि भाई ये जन आंदोलन बन सका? भक्ति आंदोलन को हम जन आंदोलन की संज्ञा क्यों देते हैं, ठीक है। इस आधार पर आपको इस प्रश्न का आंसर करना है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न। कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, होमवर्क क्वेश्चन, आधुनिक साहित्य जो है वो किसकी रचना है, उसका आंसर इसके बाद में उसके आंसर पर चलेंगे।
तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुच्छेद के अनुरूप कि भाई कौन सा जो आंदोलन है ये जन आंदोलन बन पाया, क्योंकि इसके अंतर्गत जनता का बहुत बड़ा भाग शामिल था, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, शिल्पी हो, किसान हो, किसी ना किसी रूप में हर तरीके से इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, तो आप सभी को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में ज्वाइन करने हैं सेशन, जहां पर आपको 150 से भी अधिक लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, आपको स्टडी नोट्स के साथ साथ आपको सारे मॉक टेस्ट, क्वेश्चन सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा। तो हमारे साथ ऐप के सेशंस में जुड़ने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब है बारी होमवर्क क्वेश्चन की। तो कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि आधुनिक साहित्य जो है वो किसकी रचना है। ये आलोचनात्मक रचना है आधुनिक साहित्य, आलोचनात्मक रचना है, जो कि रचना है नंद दुलारे वाजपेयी की। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। 1950 में ये रचना जो है वो आप सभी के समक्ष आती है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रचना आप सभी के समक्ष आ रही है। ठीक है, क्लियर है। तो सभी ने आज का होमवर्क क्वेश्चन की आकाशदीप तो सभी ने पढ़ी है ना। तो अब आप सभी को कि खिड़कियों पर आकाशदीप, खिड़कियों पर आकाशदीप किसकी रचना है। खिड़कियों पर आकाशदीप किसकी रचना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी का आज का होमवर्क क्वेश्चन, आलोचनात्मक रचना है ये भी, खिड़कियों पर आकाशदीप किसकी रचना है। इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो समाप्ति के बाद में कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि आपके नाम के साथ मुझे पता चल पाए कि भैया ये क्वेश्चन का आंसर इसने किया है। ठीक है, उसके बाद में उस पर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेशन के टाइमिंग्स नोट कर लीजिए, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे वेरी इंपॉर्टेंटली, और ऐप पर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम 7 बजे आपके ऐप पे फ्री क्लासेस होती है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, ऐप पे क्लासेस आप फ्री ले सकते हैं। तो जहां पर आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंटेंट, महत्वपूर्ण चीजें आप सभी को इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।